आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से इंडियन पॉलिटी में मैं शुरू करने जा रहा हूं संविधान का भाग 5 संघीय कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हर एक छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट को स्मार्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शुरुआत करूंगा राष्ट्रपति के बारे में, फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन का क्या सबसे बेहतरीन तरीका है ये इस वीडियो में आप देखेंगे। हो सकता है 2 से 3 वीडियो बने इस प्रेसिडेंट पे, लेकिन विश्वास करिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सारा कॉन्सेप्ट क्या कि आखिरकार इसका इलेक्शन कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अक्सर इससे संबंधित कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहती है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग जो संघीय कार्यपालिका का भाग है वो है भाग 5 भारतीय संविधान का। दूसरा जो संघीय कार्यपालिका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, वो है 52 से लेकर 78 तक। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इन सबको आर्टिकल को रटने का सबसे आसान तरीका मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं फिर से बना दूंगा। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल 78 तक डील करता है संघीय कार्यपालिका को। किसको डील करता है? संघीय कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपको पता है हमारे देश में सेंट्रल में जैसी व्यवस्था है ठीक वैसी ही कैसी है स्टेट में व्यवस्था है। अब अगर सेंट्रल में यूनियन एग्जीक्यूटिव है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होगी। और ये याद रखिएगा, हम लोग पहले बता रहे हैं या बात कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की या संघीय कार्यपालिका की। तो पहला क्वेश्चन जो आपको रट लेना चाहिए क्रिस्टल क्लियर कि संघीय कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं। याद रखिएगा, भारत का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर संघीय कार्यपालिका है उसका शीर्ष या हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघीय कार्यपालिका का जो हेड होता है वो होता है क्या? भारत का राष्ट्रपति। उसके अलावा 5 चीजें हैं जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में या संघीय कार्यपालिका, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको भूले ना, संघीय कार्यपालिका। ठीक, संघीय कार्यपालिका में 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद और 5वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कम से कम 2 बार पीसीएस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, कि भैया यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। तो याद रखिए, यूनियन या एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका में सबसे प्रधान होता है, संघीय कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जब संघ के कार्यपालिका का हेड प्रधानमंत्री है तो राज्य के कार्यपालिका का हेड कौन होना चाहिए? दूसरा कौन है? राष्ट्रपति के नीचे होता है उपराष्ट्रपति, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद होता है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 मिलके बनाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के और इनका हेड होता है राष्ट्रपति। इसका मतलब कोई भी कार्यपालिका होगा, जैसे पुलिस में जितने ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होंगे उनका अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। क्यों? क्योंकि वो कार्यपालिका का एक हिस्सा है। तो ये हुआ पहला संघीय कार्यपालिका का पहला पार्ट कि कौन कौन से आते हैं। दूसरा आ जाइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भाग नंबर 5 में आर्टिकल कहाँ से 52 से लेकर 78 तक होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? भारत का प्रमुख होता है। सबसे पहली चीज़, भारत का पहला सिटीजन होता है। दूसरी चीज़, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीसेस में अक्सर आता है कि राष्ट्रपति किस चीज़ का सिंबल है। याद रखिए, देश की एकता का, अखंडता का और एकजुटता का या यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोलिडेरिटी ऑफ द इंडिया का प्रतीक होता है भारत का राष्ट्रपति। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई हो तो हम लोग चलते हैं अगले वीडियो पे, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार कैसा होता है और बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देख के। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है? देखिए, डायरेक्टली नहीं होता। जैसे एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब मैं जाऊँ और मैं सीधे सीधे क्या करूं? वोट दूं और जिसको वोट दूं वही बन जाए। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन ये बताइए, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मैं भाग लेता हूं? नहीं। आप भाग लेते हैं? नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। कौन चुनता है? जनता पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने मतों से राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट। अच्छा ये बताइए, इनडायरेक्ट तो ठीक है,
इलेक्टेड होता है कि नहीं? बिल्कुल इलेक्टेड होता है, चुनाव होता है, सिलेक्शन नहीं होता। जैसे अधिकारियों का, यूपीएससी में आईएएस के अधिकारियों का सिलेक्शन होता है, लेकिन राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। ये पहली चीज़ आपको याद रखना होगा। इलेक्शन और सिलेक्शन में फ़र्क यही है, सिलेक्शन रिटन दे के होता है और इलेक्शन लोगों द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का होता है इलेक्शन, लेकिन वो भी कैसा? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। और 3 टाइप के लोग इसमें शामिल होते हैं, एकदम रट डालिए, बहुत बार पूछ रखा है। सबसे पहला, संसद के दोनों सदन, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, ठीक है? तो निर्वाचक मंडलों, भाई हम चुनते हैं निर्वाचक मंडलों को, वो निर्वाचक मंडल चुनते हैं राष्ट्रपति को। इधर देखिए निर्वाचक मंडल कौन कौन से हैं, तो ये देखिए सबसे पहला, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सिर्फ वो मेंबर जो इलेक्टेड हों। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, कैसे मेंबर? इलेक्टेड मेंबर हों। मेंबर कई टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है इलेक्टेड होता है, दूसरा नॉमिनेटेड होता है, ठीक है? एक तो इलेक्टेड होगा और दूसरा क्या होगा? नॉमिनेटेड मेंबर होगा। तो हम लोग सिर्फ किन की बात कर रहे हैं? उन मेंबर्स की, उन सदस्यों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी कौन से? इलेक्टेड होने चाहिए। इलेक्टेड का मतलब जिनका चुनाव हो, वो लोग नहीं जिनको नॉमिनेट या मनोनीत किया गया हो या उनका मतलब नॉमिनेशन किया गया हो, सिर्फ वो जो इलेक्टेड हो। दूसरा आ जाइए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए याद रखिएगा। इलेक्टेड एमएलए का मतलब जिनका चुनाव हुआ हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में बोला जाए विधायक। वो विधायक जो कि किसके हों? लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, विधान सभाओं के निर्वाचित। याद रखिए सभी विधान, देश की 28 राज्य हैं, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित प्रत्याशी एमएलए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद। और तीसरा, 2 यूनियन टेरिटरी, आज के टाइम पे कुल 8 यूनियन टेरिटरी है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उनमें से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड सदस्य, वो भी कहाँ के? लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसका मतलब आप क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए, 3 टाइप के लोग होते हैं। पहली बात कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड सदस्य या फिर निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हर राज्य की राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये 3 टाइप के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के समय। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है, जब राष्ट्रपति को हटाना होगा या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना होगा, तो उस समय निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत लोग भी क्या करते हैं? भाग लेते हैं। याद रखिए, जब राष्ट्रपति को इलेक्शन करना हो तो इलेक्टेड मेंबर, लेकिन जब निकालना हो तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर उसमें भाग लेते हैं। ये तो हो गया निर्वाचन। अब होता कैसे है ये देखिए, ओरिजिनलिटी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले, और वीडियो का मतलब आपको मैं आज क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि ओरिजिनली जब आप मतपेटी या फिर बैलेट पेपर पे कैसे देते हैं और कैसे सिलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। पहले आप समझ लीजिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब एक ही अंत में आदमी बचना चाहिए, तब तक चुनते रहे, तब तक आप क्या करते रहे? हटाते रहे, जब तक एक आदमी ना बचे। ठीक, तो इस हिसाब से चुना जाता है। अब क्या होता है, याद रखिए, सबसे पहला एक और चीज़, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी बवाल कटा, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा मैटर? सुप्रीम कोर्ट में, जिसका डिसीजन फाइनल होगा। इसका मतलब जब भी राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी मैटर फंसा इलेक्शन से संबंधित, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक और बात याद रखिए, किसी भी राष्ट्रपति को, मान लिया 5 प्रत्याशी हैं या जितने भी प्रत्याशी हैं, तो टोटल वोट की, भाई ऐसा समझिए कि कोई भी प्रत्याशी को जीता हुआ तब माना जाएगा जब वो एक इलेक्टोरल कोटा, एक निर्धारित, एक मिनिमम इलेक्टोरल कोटा पूरा करेगा। ये क्या होता है मिनिमम इलेक्टोरल कोटा? मान लीजिए टोटल, मतलब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगली बार मैं आपको बैलेट पेपर भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसा होता है वो, जैसे चुनाव होता है। आप समझिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल जितने भी वोट, वैलिड वोट हैं, मान लीजिए टोटल 100 वैलिड वोट हैं। वोटों की संख्या कितनी है? टोटल 100 वैलिड वोट हैं। वैलिड वोट तो क्या हो जाएगा? 100/2 + 1, मतलब क्या हो जाएगा? 51। अगर टोटल 100 वैलिड वोट हैं
तो ये बताइए इलेक्टोरल कोटा कितना हो जाएगा, 51 होगा। इसका मतलब कोई भी प्रत्याशी जिसको राष्ट्रपति बनना है या निर्वाचित होना है उसको कितने वोट लेने जरूरी हैं, 51। अब कैसे मिलेंगे, याद रखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि वोट कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वोट कैसे माने जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 लोग इसमें भाग लेते हैं, एक तो लोकसभा राज्यसभा के एमपी, इलेक्टेड एमपी, मतलब एक होता है इलेक्टेड एमपी और दूसरा होता है इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट। तो ध्यान से देखिए दोनों की वोट पहले कैसे कैलकुलेट करती है। जैसे कोई एमएलए है, एक एमएलए की बात करें तो एमएलए के जो वोट का वैल्यू है वो कैसे निकाला जाएगा, तो वो होता है, याद रखिए, मान लीजिए यूपी की मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि यूपी की या किसी भी एक जगह की, कि मान लीजिए 401 कैंडिडेट हैं विधानसभा में। कितने कैंडिडेट हैं, 401 कैंडिडेट मान लिया मैं एग्जांपल, भाई 403 404 जो भी अलग हो, तो मैं मान रहा हूँ कि लगभग मान लीजिए 400 कैंडिडेट हैं, 401 भी मत मानिए ताकि आराम से हो जाए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज के टाइम पे 400 एमएलए हैं, जस्ट मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश के जितने भी विधानसभा में कुल कितने हैं, 400 एमएलए इलेक्टेड हैं। याद रखिएगा कैसे एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19 लाख। तो क्या करिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को टोटल नंबर ऑफ, क्या कर लीजिए ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19 करोड़ यूपी की जनसंख्या है और 400 टोटल इलेक्टेड एमएलए हैं यूपी के विधानसभा में। तो कुल वोटों की वैल्यू ये बताइए, एक एमएलए के वोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने बटे इतना। ये हो जाएगी वोटों की वैल्यू किसकी, एमएलए के, एक एमएलए के वोटों की वैल्यू। दूसरा, एमपी के वोटों की वैल्यू कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक एमपी के वोटों की वैल्यू कैसे की जाती है, टोटल नंबर, याद रखिए टोटल। अब ऐसे हमने, अच्छा यहां से देखिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकाला, सीधे सीधे समझ लीजिए। ये फिर से एक बार बता दे रहा हूं, 19 करोड़ मान लिया यूपी की जनसंख्या है, 90 CR अपॉन यूपी में मान लीजिए आज के टाइम पे है 400 एमएलए। अब कितने भी हो, मैं एक जस्ट नंबर बता रहा हूं, तो टोटल 19 करोड़ अपॉन 400, जो वैल्यू बची वो वैल्यू क्या होगा, एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी। टोटल कितने एमएलए हैं, 400 गुणा 400 कर दिया, तो ये हो गई एमएलए की वोट की वैल्यू। अब नीचे आ जाइए, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, सारे वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, क्या करिए, सारे के सारे स्टेट के सभी एमएलए के वोटों की वैल्यू निकाल लीजिए और क्या काम कर दीजिए, उसको भाग दीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मान लिया संसद में, मान लिया 650 के करीब सांसद हैं कुल लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, मान लिया, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लिया 650 आजकल के टाइम पे कितने हैं, 650 मेंबर हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 650 क्या, मान लो 700 मेंबर हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, 700 मेंबर हैं और सारे एमएलए की वोट की वैल्यू देख रहे हैं ना, सारे एमएलए की वोट की वैल्यू अपॉन 600, ये क्या आएगा, एक एमपी के वोट की वैल्यू। एक बार फिर से मैं बता दूं, ध्यान से देख लीजिए, एमएलए के वोट की वैल्यू क्या, एक एमएलए की वोट की वैल्यू फिर से क्या होती है, सारी पॉपुलेशन यूपी की 19 करोड़ बटे जितने भी मेंबर हैं विधानसभा में उतना गुणा 1/1000, ये करना पड़ेगा, सॉरी ये मैं भूल गया था, 1/1000 आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसमें, एमएलए में। और जब आपको एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता चल गई तो ऐसे करते करते आप पूरे भारत में जितने भी एमएलए हैं सबके वोटों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सारे वोटों की, एमएलए के, सारे भारत के सभी इलेक्टेड एमएलए के वोटों की वैल्यू बटे भारत के पार्लियामेंट में कुल जितने भी निर्वाचित क्या हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनकी संख्या, ये होती है क्या, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। जब इतना करेंगे तो मान लीजिए कुल वैल्यू हो जा रही है 100, ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए कुल वैल्यू हो जा रही है 100, सारे वैलिड वोट कितने पड़ रहे हैं, 100। अब इसी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे होता है इलेक्शन। ध्यान से देखिए, ये होता है एक बैलेट पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है ये भी समझ लीजिए। आपके सामने रखा हुआ है एक बैलेट पेपर, सभी को दिख रहा है क्रिस्टल क्लियर। मान लीजिए ये है कैंडिडेट ए, ये है कैंडिडेट बी, ये है कैंडिडेट सी, ये है डी, ये है ई, ऐसे कर करके ये है मान लीजिए एफ, जी, एच, ठीक। 8 कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव में लड़े हैं। अब आपको ऐसा, जब आप सामने जाएंगे, जब ये कौन जाएगा, हम नहीं जाएंगे, ये या तो इलेक्टेड एमएलए जाएगा या फिर इलेक्टेड एमपी जाएगा।
ध्यान से सुन लीजिए, या तो इलेक्टेड एमएलए का मतलब विधायक जाएगा या फिर इलेक्टेड एमपी जाएगा, ठीक है ना। विधानसभा में एमएलए और पार्लियामेंट के सारे एमपी इलेक्टेड वाले, ये मान लीजिए चले जाएंगे वोट देने। मान लीजिए मैं एक मेंबर हूँ, कुल राष्ट्रपति, याद रखिएगा, कुल कितने वोट की वैल्यू है, टोटल वोट की वैल्यू है मान लीजिए 100। अब जो आदमी को राष्ट्रपति चुनाव जीतना है उसको कितना चाहिए होगा बताइए, 51 चाहिए होगा। कुल कितने वैल्यू चाहिए, 51 वैल्यू उसको चाहिए। 51 क्या है, इलेक्टोरल कोटा हो गया, क्रिस्टल क्लियर। 51 क्या है, इलेक्टोरल कोटा, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए मैंडेटरी है। अब देखिए 1 2 3 4 सॉरी ABCDEFG H, ध्यान से देखिए। मान लिया जो नंबर A है, मान लिया मेरे सामने ये आया, मुझे C कैंडिडेट पसंद है, तो मैं C के सामने क्या लिख दूंगा, 1। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा ऐसे ही किया जाता है, जो मेरा सबसे फेवरेट प्रत्याशी होगा उसके सामने 1। मान लिया इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ 2, इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ 4, इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ 3, इसके नाम 6, ये 7, ये 8, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ये हो गया 5, ठीक, ऐसे मैंने लिख दिया। ये मेरा बैलेट पेपर पड़ गया। मान लीजिए मैं एक एमएलए हूँ या फिर मैं एक एमपी हूँ, तो ये राष्ट्रपति चुनाव में मेरा बैलेट पेपर पड़ गया। अब सबसे पहले क्या होगा, सारे बैलेट पेपर इकट्ठा किए जाएंगे। कुल मान लीजिए बैलेट पेपर हैं 100। कितने हैं कुल बैलेट पेपर, ध्यान से देखिए, कुल बैलेट पेपर मान लीजिए 100 है। अब काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, किसकी, ABCDEF और G। काउंटिंग होगी कि भैया कौन कौन, अब देखिए ध्यान से, किसको किसको नंबर 1 मिला। तो मान लीजिए कुल 40 लोगों को मिला है नंबर 1, कुल 30 लोगों को मिला है नंबर 2, नंबर पे चल रहा है, ठीक है। 40 लोगों को मिला है नंबर 1, 30 लोगों को मिला है नंबर 2, का मतलब सेकेंड रैंक पे चल रहे हैं। कौन, ये है C, ये है B मान लिया, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 5, ये 4, ये 6, ये 7, 8, ध्यान से सुन लीजिए। मतलब ये इलेक्टोरल कोटा है कि जो आदमी नंबर 1 पे है उसके सारे बैलेट पेपर उठाया, और मैंने देखा कि जो C प्रत्याशी है कुल 40 बैलेट पड़े उस पे नंबर 1 के। लेकिन ये बताइए मिनिमम इलेक्टोरल है कितना, 51। समझ में आ रहा है ना, मिनिमम इलेक्टोरल कितना है, 51। पहले वाले प्रत्याशी को कहाँ तक पहुँचाया गया, 40 तक। इसको पहुँचना कहाँ तक है, मिनिमम 51 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला, मान लीजिए जो F प्रत्याशी है उसको मिले हैं 5, उसको कितने मिले हैं, सॉरी, उसको मिले हैं टोटल 5 वोट। सबसे लास्ट वाला प्रत्याशी, मतलब समझ गए ना, ये पहला प्रत्याशी है जो टॉप रेटिंग, फर्स्ट लीडर है, मतलब पहला टॉप पे है, ये दूसरे नंबर पे है। सबसे लास्ट नंबर पे मान लीजिए F चल रहा है। अब क्या किए जाएंगे इसके, अब जैसे जो जो लोग F को दिए होंगे वो लोग क्या किए होंगे, जिन लोगों ने भी F को दिया है इसको सारे वोट को ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, मेरी बात समझ लीजिए। मान लीजिए ये है F, ठीक, F को नंबर 1 मिला होगा, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया होगा। अब F खुद तो नहीं जीत सकता, तो इसका ये वाला वोट कैंसिल करके इस F को में वाले बैलेट पेपर में जो जो 2 नंबर पे है उसको 2 को मिल जाएगा, ठीक है। जो मान लीजिए 2 नंबर पे A है तो A को मिल जाएगा, 2 नंबर पे C है तो C को मिल जाएगा। और ऐसा तब तक रिवाइज किया जाता है जब तक ये गिनती जो 40 है वो कितने पहुंच जाए, 51 ना पहुंच जाए और इलेक्टोरल कोटा पूरा ना हो जाए। तो कुछ ऐसा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब तब तक हम नीचे वाले को ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं जब तक ऊपर वाला टॉप पे ना आ जाए, या कोई भी एक आदमी टॉप पे ना आ जाए। तो कुछ ऐसा है राष्ट्रपति का चुनाव। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो को दोबारा से बनाऊंगा।